मैंने इन लेक्चर्स को उसी हिसाब से डिजाइन किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न तो जेई में खराब हो, जेई मेन और एडवांस दोनों में, और न ही आपका नीट में खराब हो। क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा, बस तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। हाँ भाई, केम छो? मजा में? जी हाँ। अब हम लेके आए हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा समझाइए। तो एक्चुअल में क्या है कि जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वैसे ऑर्गेनिक में करवा दी जाती है, फिर वो बाद में नहीं हो पाती, और बच्चे को जब क्वेश्चंस मिलता है तो वो आइसोलेटेड नहीं मिलता। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा बल्क में पढ़ी जाती है, क्लस्टर के फॉर्म में पढ़ी जाती है। तो अगर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करके जाते हो तो ये मान के चलो कि जेई में तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं, नीट में 1 क्वेश्चन पक्का है, जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन इसका 110% मिलेगा। अब बेसिकली जब अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी की चीजें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। जैसे एलिमेंट के टेस्ट आते हैं, ठीक है कि नहीं है? उनका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग एलिमेंट का कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं है? और साथ में आता है फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट भी आता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली 4 से 5 लेक्चर में ये होता है, लगभग 6 घंटे का मटेरियल होता है ये ऑफलाइन क्लास में। अगर ऑनलाइन में देखूं तो फास्ट फॉरवर्ड तो चलना है नहीं अपन को, आप जरूर फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं, ठीक है कि नहीं है? उसका कोई इलाज है नहीं। तो मेरी राय तो ये है कि भाई फास्ट फॉरवर्ड न देखकर बिल्कुल शालीनता से तरीके से आप देखें। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्ड जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, ताकि क्वेश्चंस जो आएगा उसको बड़ी आसानी से आप अचीव कर सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब इसको जो है मैंने कई पार्टों में बांटा है, तो ये पहला पार्ट लेके आया हूं मैं, ठीक है कि नहीं है? पहले तो मैं लास्ट वीडियो के लिए बोल दूं कि मेरे लास्ट वीडियो को आपने जो प्यार दिया है, आभार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं, ठीक है कि नहीं है? धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं सब कहते हैं, मैं भी कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है कि नहीं है, तो चैनल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तभी लोगों को पता लगेगा कि जिस हिसाब से ऑर्गेनिक का कंसेप्ट घुमाया जाता है और बच्चे भी घूम जाते हैं उसके साथ, वो घूमना बंद हो जाएगा जब अरुण सर के पास आप इस पूरी जो केमिस्ट्री की डिटेलिंग है वो है, और वो करवाएंगे आपको, ठीक है भाई? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना सॉन्ग, इस बार नहीं, नोट सुन लो केवल। तो चले, चलो। इस वीडियो में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है डिस्टिंग्वाइजेबल रिएक्शंस का। उसको तरीके से देखना है आपको। अगर वो समझ गए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि कौन सा फंक्शन ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है ये तो रट के जाते हैं बच्चे, लेकिन जब एक दूसरे में विभेदन की बात आती है तो बड़ी समस्या आ जाती है। फिर वहां पे बच्चा क्या रायता फैला के आता है, ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, अटेम्प्ट करेगा तो गलत करेगा वो, ठीक है कि नहीं है? तो उसको तरीके से अपन को देखना है, ठीक है? जैसे फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन, ठीक है कि नहीं है? अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है? और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है और कौन सा नहीं देता। समझ में आई बात? तो यहाँ पे डिस्टिंग्वाइज रिएक्शंस हैं, वो देख लेते हैं अपन। स्टार्ट करें, ठीक है? तो सबसे पहले जो रिएक्शन आती है अपनी, वो आती है वो आती है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल वाली देखेंगे अपन। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्वाइज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? ठीक।
अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या है पहले ये समझते हैं अपन, तभी तो डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो एक्चुअल में जो कार्बन कार्बन की डिग्री होती है वो कार्बन की डिग्री ही उस फंक्शनल ग्रुप की डिग्री होती है अपने अल्कोहल में। ठीक है, अब कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं? कार्बन की डिग्री निकालते हैं कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 1 है, उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे अपन। ठीक है कि नहीं है? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ये वाला आप ये देखो गौर से, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, फंक्शनल ग्रुप देख लो, आप चेक कर लो। और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? बोले सर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री है, और ये जो है आपका वो 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। ये समझ में आ गया 1 डिग्री। अब ऐसे ही 2 डिग्री, 2 डिग्री में क्या होगा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल में आपका जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को चेक करना है। ये चेक करो आप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोले सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है कि नहीं है? ये बात समझ में आई। ऐसे ही अपन बात करेंगे किसकी? 3 डिग्री अल्कोहल की। अब यहां पे आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो भैया। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? बोले सर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया बात। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं बेटा? टर्सरी, हिंदी में तृतीयक, टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी अल्कोहल। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा यार। ये तो खैर कोई नहीं समझा था, मैं समझा रहा हूं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने पास दो मेथड और एग्जाम में ये 2 मेथड पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है नंबर 1, जिसको आप बोलते हो ल्यूकस टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकस टेस्ट। अब ल्यूकस टेस्ट जो होता है वो ल्यूकस रिएजेंट से होता है। किससे होता है बेटा? ल्यूकस रिएजेंट। और ये ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है इसको समझना जरूरी है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। बच्चों को आज की तारीख में न तो रिएक्शन से डर लगता है, न कोई न्यूमेरिकल से डर लगता है, डर लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। क्योंकि इस बार जेई मेन का जो फेज 1 हुआ था उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आए थे। एक शिफ्ट में तो 13 से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे, वहां पे हालत खराब हो गई, उनसे क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुए। इसलिए थ्योरी का पता होना बहुत जरूरी है कि ल्यूकस रिएजेंट है क्या। तो देखो इधर, ल्यूकस रिएजेंट जो होता है वो होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। ये ल्यूकस रिएजेंट होता है, याद रह जाएगा। अब कई बच्चे यूं सोच रहे होंगे कि सर ल्यूकस टेस्ट ठीक है, कंसंट्रेट HCl भी ठीक है, हमें पता है कि HCl के साथ अल्कोहल जो है एल्किल हैलाइड बनाता है, पता है, और इस वाली रिएक्शन में भी एल्किल हैलाइड ही बनता है। बात सही है कि नहीं है भाई? एक नॉर्मल जनरली मैं बोल दूं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री हो 3 डिग्री अल्कोहल, चाहे कोई भी हो XYZ, चाहे 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, ये अल्कोहल कोई सा भी है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ZnCl2 और HCl ले लिया तो ये एल्किल हैलाइड बनाएगा, यानी एल्किल क्लोराइड बनाएगा। और एल्किल क्लोराइड बनने पर क्या अपीयरेंस आएगा? टर्बिडिटी आती है। क्या आती है? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब ये हो गया कि आपका जो क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन है उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी आ जाएगी। जैसे पानी में गोंद मिला देते हैं ना अपन, ग्लू, ग्लू मिला के देखना, जैसे थोड़ा थोड़ा गदलापन आ जाता है, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। वो टर्बिडिटी अपीयर होगी। ये टर्बिडिटी आ रही है एनहाइड्रस ZnCl2 HCl से। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ZnCl2 क्यों लिया, क्या जरूरत पड़ी ZnCl2 की। अगर इस रिएक्शन में मैं ZnCl2 हटा भी दूं तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, आएगी भी टर्बिडिटी। नहीं समझ में आई बात?
भाई यही प्रोडक्ट बनेगा, HCl की करवाते नहीं है कि अपन रिएक्शन करवाते हैं विद रीअरेंजमेंट, करवाते हैं ना। हाँ, तो पता होना चाहिए ये चीज। इस ZnCl2 का क्या काम है वो समझो। तो यहां पे जो पहला अपने पास है वो रोल ऑफ ZnCl2 है, कि रोल ऑफ एनहाइड्रस, है ना, ZnCl2, इसका रोल क्या है? तो इसका रोल बड़ा सिंपल है कि ZnCl2 जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज एज ए लिवाइस एसिड, लिवाइस एसिड। और जब लिवाइस एसिड के साथ काम करेगा तो देखो इधर, ये जो एल्कोहल है ये लिवाइस बेस होता है, और ZnCl2 लिवाइस एसिड है। तो ये लोन पेयर सीधा सीधा क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल का रोल आ जाता है ना यहाँ पे, तो इससे इसके ऊपर क्या आ जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इधर ZnCl2 नेगेटिव मान लो, या एक Cl निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे ऐसे आ जाता है। अब ये जो जिंक क्लोराइड है ये इसके क्या रहता है? चिपका रहता है, इसके चिपका रहेगा, और इसके चिपक के रहेगा तो ये बॉन्ड वीक करेगा, ये बॉन्ड वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक। तो जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बड़ी आसानी से टूटेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को वीक बनाने के लिए ZnCl2 यूज में लिया जाता है। ध्यान रखना। एनहाइड्रस क्यों लिया जाता है वो भी सुन लो। नहीं पता लोगों को, नहीं पता, बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते ये तो आप जानो या पढ़ाने वाले जाने, हम तो बताते हैं भैया। तो जब अपन बात करें किसकी, एनहाइड्रस क्यों लिया? अगर मान लो कि ZnCl2 अपन लेते एक्वस या हाइड्रेटेड ले लेते, सपोज दैट, ठीक है कि नहीं है, तो एक्चुअल में ZnCl2 के साथ कौन होता? ZnCl2 के साथ वाटर भी होता भाई, और वाटर और अल्कोहल दोनों जो है लिवाइस बेस है कि नहीं है? और दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता? कंपटीशन होता। क्या होता? कंपटीशन। किसके लिए होता कंपटीशन? लिवाइस एसिड को अचीव करने के लिए या अप्रोच करने के लिए। तो कुछ अल्कोहल जुड़ता, कुछ वाटर जुड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वैसे वाटर ही ज्यादा जुड़ता। समझ में आई कि नहीं आई? तो जब जब ZnCl2 जिस पर्पज के लिए लिया जा रहा है, इस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए ZnCl2 लिया जा रहा है, उस ZnCl2 का रोल ही खत्म हो गया अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो। लिवाइस एसिड बेस रिएक्शन इसके साथ कर लेगा तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया ना। अब अल्कोहल का ये बॉन्ड कमजोर कौन करेगा? ये कमजोर होगी तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी रिएक्शन। लेकिन यील्ड बढ़िया जिसमें आए वो रिएक्शन करवाने के लिए ZnCl2 अपन काम में लेते हैं। प्रॉपर यील्ड, यील्ड नहीं समझते क्या यार? लब्धी, क्वांटिटी बढ़िया मिलनी चाहिए अपन को एल्किल हैलाइड की, सीधी सी बात ये। क्वांटिटी बढ़िया मिले उसके लिए ZnCl2 अपन ले रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड फास्ट टूटेगा, रिएक्शन फटाफट फटाफट होगी, यील्ड भी बढ़िया रहेगी। अब यहां पे सारा लफड़ा जो है ये वाटर खा गया, तो यील्ड कहां गई है? यील्ड कहां गई? इसलिए हम नहीं लेते हैं। तो दोनों रीजन समझ में आ गए होंगे। ZnCl2 क्यों लेते हैं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए और यील्ड को एप्रिसिएबल बनाने के लिए, बढ़िया यील्ड लेने के लिए, ठीक है कि नहीं है? एनहाइड्रस ही क्यों लेते हैं? इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए जो अल्कोहल और वाटर के बीच में हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं अपन कि होगा क्या। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, पता लग गया तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। आर को मैं एल्किल ग्रुप मान रहा हूं, कोई सा भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैंने इसको दिया कौन, ZnCl2HCl दिया, तो एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट जरूर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन रिएक्शन जो है, रिएक्शन इनिशिएट करने में ही आपको क्या लगेगा? इनिशिएटेड रिएक्शन, इनिशिएटेड बाय हीटिंग। आप सोचो ना,
आपको रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हीट। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है? यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा, ठीक है कि नहीं है? बॉन्ड बॉन्ड जो है इसका मजबूत है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीटिंग देनी पड़ेगी। हीटिंग देंगे, हीटिंग देने के बाद भी इसमें जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी गारंटी नहीं है, 2 से लेकर 24 घंटे में आ सकती है हीटिंग करने के बाद भी। 1 डिग्री एल्कोहल का ये, ठीक है कि नहीं है? फिर आता है 2 डिग्री का, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल जब दो अपन एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं इसके, ZnCl2HCl। बात समझ में आई? अब यहां पे जो है टर्बिडिटी आ तो रही है, लेकिन टर्बिडिटी आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके कंपैरिजन में कमी है। यानी कि ये टर्बिडिटी जो है विद इन 20 मिनट में आ जाएगी। वैसे तो जल्दी आती है, हीटिंग कर दोगे तो और जल्दी आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है? तो मैं यहां पे 10 से 20 मिनट लिखूंगा, टर्बिडिटी विद इन 10 to 20 मिनट्स। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए सेफ जोन में रहेंगे अपन, है ना? तो कहां 2 घंटे में आ रहा है, कहां 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में आ रहा है, डिस्टिंग्वाइज हो गया ना, ठीक है कि नहीं है? और अगर 3 डिग्री एल्कोहल अपन लेते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल यानी 3 एल्किल ग्रुप अपन यहां पे जोड़ देते हैं, 3 एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, ZnCl2HCl। तो ये जो टर्बिडिटी देगा, तो यहां पे एल्किल हैलाइड लिखना भाई, Cl, है ना? ये जो टर्बिडिटी देगा ये इंस्टेंट देगा, इंस्टेंट इंस्टेंट टर्बिडिटी। ये डिफरेंस होता है, ठीक है कि नहीं है? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो समझ जाना कि भाई एक फंक्शनल ग्रुप है जो ZnCl2HCl की प्रेजेंस में इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है? समझ में आ गई होगी। और वो अगर बोल दे कि भाई 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट ले रहा है, तो इसका मतलब 2 डिग्री एल्कोहल है। और वो बोल दे कि 2 से 24 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं साहब, तो 3 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट आता है इसका, सेकंड टेस्ट, वो कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? विक्टर मेयर टेस्ट। ये बेसिकली आप बोल दो कि एल्किल हैलाइडों पर भी फॉलो होता है, मतलब एल्किल हैलाइड भी डिस्टिंग्वाइज हो सकते हैं इसमें। अभी बताऊंगा क्यों, तुम्हें आइडिया लग जाएगा अपने आप, ठीक है? नहीं है, क्योंकि बीच में एल्किल हैलाइड वाली स्टेज भी आएगी 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 भाई, आएगी। चलें आगे, ठीक है? नहीं है, तो विक्टर मेयर को अपन क्या बोलते हैं, कौन सा टेस्ट बोलते हैं? रेड ब्लू टेस्ट। तो आरबीसी टेस्ट बोलते हैं इसको अपन। अब आरबीसी टेस्ट क्यों बोलते हैं? देखो इधर, 1 डिग्री एल्कोहल तो रेड कलर देता है, 1 डिग्री एल्कोहल रेड कलर देगा। 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो ब्लू कलर देगा। 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा कलर देगा? ब्लू। ये कौन सा कलर दिया इसने? रेड। और 3 डिग्री एल्कोहल जो है, व्हाइट से लिखू क्या? नहीं यार, ब्लैक से लिख देता हूं। ये जो है, ये 3 डिग्री एल्कोहल देता है कलरलेस। कलरलेस, इसलिए इसको आरबीसी टेस्ट बोलते हैं, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट। हालांकि रेड ब्लू टेस्ट ही काफी है, विक्टर मेयर के नाम से भी पूछा जाता है कि विक्टर मेयर टेस्ट में क्या क्या होता है। कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस ही पूछ लेता है कि विक्टर मेयर टेस्ट में सीक्वेंस वाइज रिएजेंट बता दो आप, कि कौन कौन से रिएजेंट आप काम में लेने हैं। क्योंकि ये क्या है कि सिंगल स्टेप तो है नहीं इसकी तरह, ये मल्टी स्टेप होती है। क्या होती है? मल्टी स्टेप। समझ में आ गई होगी क्या होती है?
मल्टी स्टेप। तो इसमें बहुत सारे के स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं और उन स्टेप में अलग 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 रिएजेंट जो है यूज में लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे रिएजेंट लेंगे वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ठीक है भाई। अब यहां पे जो है मैं सबसे पहले लेता हूं अपना 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पे ले रहा हूं मैं 2 डिग्री अल्कोहल, और मैं यहां पे ले रहा हूं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है कि नहीं है भाई? तीन मैंने बीकर वो ले लिए, क्या नाम, टेस्ट ट्यूब, और तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया रेस्पेक्टिवली। अब जो है मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा फोस्फोरस और HI से, नहीं फोस्फोरस I2 से, सॉरी, है ना। रेड फोस्फोरस I2 ले लो, फोस्फोरस I2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो फोस्फोरस और I2 से रिएक्शन करवाऊंगा, क्या बनेगा है, क्या बनेगा, PCl3 के साथ क्या बनता है, PCl5 के साथ क्या बनता है, वही बनेगा और क्या बनेगा है। यहां पे आयोडाइड जुड़ जाएगा, रिप्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये, और ये SNI मैकेनिज्म के थ्रू होती है मोस्ट ऑफ केसेज में। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, SNI। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन AgNO3 से, AgNO2 से। अब AgNO2 की कहानी तो तुम्हें पता ही है, AgNO2 और KNO2। AgNO2 क्या होता है, कोवलेंट, और KNO2 क्या होता है, अरे KCN वाली रिएक्शन देखी हुई ना, KCN AgCN, वही तो है और क्या। जब अगर इसकी बात करें अपन तो ये इस तरीके से होता है, तो ये जो है ऑक्सीजन से सिल्वर बाइंडेड है, दिख रहा होगा आपको। तो ये ऑक्सीजन से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि प्योरली कोवलेंट है। तो ये अटैक कहां से करेगा, ये अटैक नाइट्रोजन से करेगा, और ये प्योरली जो है SN2 रिएक्शन करता है। और यहां पे तो वैसे ही हार्ड होगी SN2 रिएक्शन, 3 डिग्री पोजीशन पे तो होती नहीं है, और ये जो है NO2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन से बाइंड हो जाएगा। हम इसको भी कर सकते हैं, करवा देते हैं रिएक्शन, कैसे, जैसे हीटिंग वीटिंग करवा के रिएक्शन करवा देते हैं रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से। ये बन गया आपका नाइट्रो कंपाउंड, बन गया ना नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है कि नहीं है। अब जब नाइट्रो कंपाउंड अपन ने ले लिया, तो नाइट्रो कंपाउंड की आगे क्या रिएक्शन होगी, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि नाइट्रो की क्या होनी चाहिए। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं नाइट्रस एसिड से। कहीं से करवाएंगे, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड जो होता है वो होता है HNO2, HNO2, ठीक है कि नहीं है। एसिड है तो थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब होगा क्या यहाँ पे, होनो लिख लेता हूं मैं ऐसे, यहां से एक हाइड्रोजन और एक ये दोनों मिलकर बाहर निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। सेम चीज इसमें होगी, सेम चीज इसमें होगी, यहां पे भी क्या निकलेगा, बोला सर तीसरे वाले में नहीं हो सकती, हो सकती है क्या, हो सकती है, तो नो रिएक्शन। ये समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, आ गई ना भाई। इसके पास OH है, OH तीनों जगह है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दे देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसमें तो होगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन। अब जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, चेक करते हैं अपन। CH, मैं इसको खोल के लिखूंगा यार, क्योंकि मेरे को क्या है कि कुछ चीज दिखानी है आपको, ये, और यहां पे जो हो गया NO, नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ गया है, और ये NO2 इधर है, ठीक है। और ये जो है डबल R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप एक इधर लिखेंगे अपन, ठीक है, और NO इधर लिखेंगे, और NO2 इधर। तो बेसिकली जो है ये जो H है वो नाइट्रो ग्रुप है, वहां पे भी एसिडिक है, तो ये टोटोमेरिज्म कर सकता है, इधर भी कर सकता है, उधर भी कर सकता है। जब टोटोमेरिज्म जब करेगा ये, चेक करो भाई, चेक करो फटाफट, चेक करो, ये टोटोमेरिज्म करेगा, NO2 के ऊपर भी हो सकता है टोटोमेरिज्म, घबराओ मत, ये बनेगा
NO2 के ऊपर भी हो सकता है टोटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोलिक एसिड। ये नाम याद रखना आप, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। ये H एसिडिक है भाई, इसमें कोई भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है कि नहीं है। इसमें टोटोमेरिज्म हो गई ना, इसमें नहीं होगी टोटोमेरिज्म। क्यों नहीं होगी टोटोमेरिज्म, चेक करो आराम से। बोलो सर हाइड्रोजन ही नहीं है, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको स्यूडो नाइट्रोल बोलते हैं अपन, देख लेना एक बार क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है। नहीं, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम NaOH देंगे, NaOH। और जैसे ही NaOH देंगे वैसे ये जो H है ये ले जाएगा और एक कलर अपीयरेंस आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज इधर भी घूमेगा इधर भी घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पे रेड कलर का अपीयरेंस आता है 1 डिग्री अल्कोहल में NaOH डालने पर। जबकि यहां पे अगर NaOH डालोगे तो यहां पे ब्लू कलर रहता है, और इस वाली में NaOH डालोगे तो ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन ने फॉस्फोरस I2 डाला, दूसरे नंबर पे अपन ने HgNO2 डाला, तीसरे नंबर पे अपन ने नाइट्रस एसिड HNO2 डाला, और चौथे नंबर पे NH डाला। ये चार सीक्वेंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एनटीए कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए। क्वेश्चन पहले, जब एक चीज बताओ आप, नीट की एग्जाम कब से लग रही है, जेई की एग्जाम कब से लग रही है, बहुत पुरानी लग रही है कि नहीं लग रही। तब भी विक्टर में टेस्ट था, आज भी विक्टर में टेस्ट है। तब भी क्वेश्चन आते थे, आज भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल का। वो बच्चा, वो बच्चे को टटोलता है, खंगालता है, ठोक बजा के, और आईआईटी या एम्स में वो बिठाएगा, तभी तो बेस्ट जाएगा। समझ में आई। तो बच्चों को टटोलने के लिए वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करता है, ट्रिकी करवाता है, कि भाई ट्रिकी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सब साइकोलॉजिकल लेवल की बातें होती हैं, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी को अप करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। आई थिंक विक्टर मैट टेस्ट समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, है ना। मेरे पास, आप, मेरे नंबर है सबके पास, उन नंबरों पे आप मेरे को बोल दो, मैं टेलीग्राम का आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस वहां से ज्वाइन करके और पीडीएफ वगैरह इसकी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। पीडीएफ आपको मिलेगी नो डाउट। चलो, ये हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। अब विक्टर मेयर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, वो तुम्हें आइडिया लग गया होगा। अब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट डिस्टिंग्वाइज की। तो नेक्स्ट जो है अपन दूसरा लेंगे, वो नंबर 2 जो लेंगे वो लेंगे डिस्टिंग्वाइज बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे के क्वेश्चंस आते हैं और समझने की जरूरत है आपको। क्या की जरूरत है, समझने की। अगर समझोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। समझोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन जो है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी एमीन कैसी है। क्या एल्कोहल की तरह ही एमीन का पता लगाया जा सकता है, नहीं, गलतफहमी में मत रहना। हम यहां पे ये चेक करेंगे कि नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से डिग्री डिसाइड होती है। जबकि एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है उस कार्बन के हिसाब से डिग्री डिसाइड होती है, सिंपल सा है। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि दिस इज 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है। कोई ये कहे कि ये 2 डिग्री एमीन है, और कोई ये कहे कि ये 3 डिग्री एमीन है।
तो आपको बता दूं कि वो गलत पढ़ा रहा है। ऑल आर 1 डिग्री अमीन, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, सारी की सारी 1 डिग्री अमीन है। क्यों? क्योंकि आप नाइट्रोजन के कार्बन को चेक करो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री है। समझ में आई? आ गई ना? तो अब 1 डिग्री का तो समझ में आ गया, 2 डिग्री का कैसे पता लगेगा भैया? 2 कार्बन से जोड़ो ना उसको, 2 कार्बन से जोड़ो, ये 2 डिग्री है, दिख गया होगा, ठीक है कि नहीं है? और 3 डिग्री कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा? 3 डिग्री कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा? 3 कार्बन से, ये लो 3 कार्बन, ये 3 डिग्री। बोलो सर 4 डिग्री भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, पता हो तो अब जो है इसके ऊपर एक और अपन जोड़ सकते हैं, लेकिन एक जब जुड़ेगा तो यहां पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। तो ये 4 डिग्री अमीन है, क्या है ये? 4 डिग्री अमीन। इसका नाम है क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, QAS। क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, ये 1 डिग्री हो गया यानी प्राइमरी, ये 2 डिग्री हो गया सेकेंडरी, ये 3 डिग्री हो गया टर्सरी, तो 4 डिग्री को क्या बोलेंगे? क्वाटनरी तो बोलेंगे। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल इजी है, कर लोगे, ठीक है। ये तो एमीन का हो गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री में अपन कैसे पहचानते हैं। अब इसके जो डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं या डिफरेंशिएबल टेस्ट हैं, जो जिनसे ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं। उसमें सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो होता है सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। पहला सोडियम नाइट्राइट टेस्ट, सोडियम नाइट्राइट टेस्ट, पता है ना इसके बारे में? ये रहा NaNO2। आप इसको नाइट्राइट टेस्ट भी बोल सकते हो, सिंपल। कौन सा टेस्ट बोल सकते हो? नाइट्राइट टेस्ट, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे अगर मान लो कि अपने पास 1 डिग्री अमीन है, तो सोडियम नाइट्राइट जो है NaNO2 और इसके साथ आएगा HCl लेंगे अपन। कुल मिला के बात ये है, HCl भी नहीं तो एसिडिक मीडियम लेंगे अपन। आप ये लिख लो ना H+। अब वो HCl से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है, HClO4 से आ रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपको रिएक्शन करवानी है HNO2 से, नाइट्रस एसिड से। अब ये जो रिएक्शन होगी 1 डिग्री अमीन की, बच्चे बच्चे को पता है कि ये बनाता है डाई एजोनियम सोल्ट, यानी कि ये बनेगा डाई एजोनियम आयन, डाई एजोनियम आयन, ठीक है कि नहीं है? अब डाइएजोनियम आयन की कहानी ये है कि अगर ये एलिफेटिक है तो ये अनस्टेबल है, एरोमेटिक है तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। यानी कि अगर ये एलिफेटिक है, मैं तो इसको एलिफेटिक ही मान के चल रहा हूं, है ना? तो यहां पे अपन लिख लेते हैं एलिफेटिक, अभी एरोमेटिक का भी करवाएंगे अपन। एलिफेटिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्या होता है? अनस्टेबल, स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये तुरंत क्या करेगा? N2 बाहर निकालेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। नेक्स्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो अपन वाटर मान के चलते हैं रिएक्शन में और एल्कोहल बनाएगा। यानी कि अगर एलिफेटिक एमीन है 1 डिग्री एमीन, तो आपको एलिफेटिक डाइजोनियम सोल्ट बनेगा या आयन बनेगा, जो N2 बाहर निकाल के कार्बोकेटायन बना के आपका एल्कोहल बनाएगा। रीअरेंजमेंट वगैरह भी होता है इसमें। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब यहां पे ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डाइएजोटाइजेशन कहलाती है। ध्यान रखना, इसका ये नाम पूछा जा सकता है। यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइएजोटाइजेशन। इसकी मैकेनिज्म जो है वो होती है, लेकिन मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपके, करवाते हैं मैकेनिज्म, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा खामखा। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल और एलिफेटिक डायजोनियम आयन जो है वो अनस्टेबल होता है, जो N2 निकालकर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जबकि अगर मैं बेंजीन ले लूं, यानी कि एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट ले लूं, ये ले लिया, सेम रिएक्शन किससे करवानी है? होनो से, या NaNO2
और H+ से करवानी है। तो ये बनाता है बेंजीन डाइओनियम सोल्ट, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में BDS। ये BDS रहा आपका, BDS। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है BDS की। तो एक क्वेश्चन आपको BDS से मिलेगा। तो जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वैसे ही मैं BDS का एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है कि नहीं है, जो बहुत ही शानदार होगा, आपको समझ में आएगा। वही डिटेलिंग अपनी गजब की है, पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिख रहा होगा। तो ये जो है ये BDS है और ये स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। तो BDS अगर बनता है, एरोमेटिक की पहचान करनी है, तो एल्कोहल फिनोल और डालना पड़ेगा, तो एजोडाइज बनती है। क्या बनती है? अब यहां पे अपन जो है क्या डालेंगे, या तो अपन को डालना पड़ेगा फिनोल, या फिर एनिलीन डालनी पड़ेगी अपन को। तो यहां पे क्या बनती है, डाइज, जिसको आप बोलते हो एजोडाइज। एजोडाइज आपको देखने को मिलेगी। तो इससे पता लगता है कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है, ठीक है कि नहीं है। अब बात करेंगे अपन 2 डिग्री अमीन की। किसकी बात करेंगे? 2 डिग्री अमीन की। तो 2 डिग्री अमीन की बात कर लो। तो मान लो कि ये 2 डिग्री अमीन है आपकी, ठीक है। वही NaNO2HCl, ये H+ होनो ही लेंगे अपन, HONO, 2 डिग्री अमीन। बहुत बढ़िया बात है ना। इससे क्या बनेगा पता है आपको? है नहीं पता? देखो इधर, वही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा जैसे ऊपर निकला था अभी, ये बनेगा। क्या बोलते हैं इसको? एन नाइट्रोसो अमीन, यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन नाइट्रोसो अमीन। अमीन, ये एन नाइट्रोसो जो अमीन होता है, ये येलो ऑयली कंपाउंड होता है, येलो ऑयली कंपाउंड। इसकी पहचान का एक ही तरीका है, एन नाइट्रोस अमीन को पहचानने का एक ही तरीका है कि इसका जो कलर है, यानी कि जैसे ही आप 2 डिग्री अमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, डजंट मैटर, अगर 2 डिग्री अमीन आपने लिया है, ये NH वगैरह है, तो ये येलो ऑयली कंपाउंड बनाता है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं? 3 डिग्री अमीन के साथ क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 3 डिग्री अमीन के पास कोई हाइड्रोजन वगैरह है नहीं, गड़बड़ होगी यहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे NaNO2 HCl अपन ले रहे हैं, तो ये HNO2 बनाएगा, HNO2 वहां जाके कनेक्ट होएगा। कैसे होगा वो चेक करते हैं अभी। देखो इधर, ये जो है N, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है इसका सोल्ट बनेगा, है ना, Na2-, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये अनस्टेबल नाइट्राइट होता है। यानी कि रिएक्शन होगी जरूर, लेकिन अनस्टेबल नाइट्राइट बनेगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है कि नहीं है। अब अपने पास एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन हो तो क्या हो, बहुत प्यारा, ये ध्यान रखना। आपने एक रिएक्शन सुनी होगी, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, सुनी हुई है ना। अगर मान लो कि अपने पास ये 3 डिग्री अमीन है और उसी से रिएक्शन करवा रहे हैं अपन HONO से, ओनो से, सेम, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पर नाइट्रोसो ग्रुप लग जाएगा। इसका ध्यान रखना खास तौर पे, पहले कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं हो कि अनस्टेबल, इस वाले केस में भी आप अनस्टेबल नाइट्राइट बना के आ जाओ, नहीं, पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ेगा और ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, बहुत फेमस रिएक्शन, समझ में आ गई होगी। तो ये कहलाता है आपका सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। उसके बाद में जो आता है वो हिंसबर्ग टेस्ट आता है, बहुत प्यारा, बहुत शानदार टेस्ट है ये। कौन सा टेस्ट है? हिंसबर्ग। और हिंसबर्ग का जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, इस वाली जेई मेन फेज 2 एग्जाम में आपको 110% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी बहुत सारी चीजें हैं,
क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं इसके हिंसबर्ग के। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये रहा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो क्या हम इसको हिंसबर्ग रिएजेंट मान सकते हैं? पहले एक बार सोच लेना। अगर यहां पे मैं लगा दूं CH3, क्या इसको हिंसबर्ग रिएजेंट मान सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ये क्या है? पैराटोलिल। पैराटोलिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। ये पूरा नाम एज इट इज आ जाएगा, BSC। बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट है, गड़बड़ मत कर देना। यहां पे अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाए या मान लो कि ब्रोमो भी जुड़ जाए, Br जुड़ जाए, यहां पे क्या जुड़ जाए? Br। पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट है, घबराना नहीं है, पहले कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि हिंसबर्ग रिएजेंट में जो हिंसबर्ग रिएक्शन है या हिंसबर्ग टेस्ट है, उस टेस्ट में मेन मोटिव जो है इस Cl को हटाना है। तो Br CH3 इनसे कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। और वैसे भी रिएक्शन कंडीशन में ये इनर्ट बने रहते हैं। अभी मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? स्टार्ट करें अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 डिग्री एमीन की। किसकी बात करेंगे? 1 डिग्री एमीन की। तो 1 डिग्री एमीन जो है, आप जब चेक करोगे 1 डिग्री एमीन को, तो 1 डिग्री एमीन ये रही RNH2, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। बिल्कुल ये SN2 रिएक्शन करेगी किसके ऊपर? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के ऊपर। SN2 ही होती है ये। सीधी सीधी यहां से निकलेगा HCl, Cl और उधर का H, HCl। तो ये कंपाउंड बनता है, ये बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। ये बेंजीनिंग लगी हुई है, आप देख रहे हो। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जा सकता है, तो ये H एसिडिक है। क्या है? एसिडिक। तो जब हम बेस मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? ये बेस अपन इसमें डालेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्ट बनाएगा और सोल्यूबल सोल्ट बनाएगा एसिड बेस रिएक्शन से। NaOH वगैरह डाल दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस H की वजह से। 2 डिग्री अमीन में क्या होता है वो सुनो। 2 डिग्री अमीन में रिएक्शन तो हो जाती है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, क्योंकि HCl निकलता है तो H तो है उसके पास, चेक करो, ठीक है कि नहीं है? लेकिन ये जो बेस के साथ होने वाली रिएक्शन है ये नहीं होती, यानी कि सोल्ट नहीं बनेगा अगर बेस डाल दिया तो, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, कहां है? ये खुद बेसिक और बेस और डाल रहे हो, तो ये क्या रहेगा? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल सोल, है ना? तो ये जो कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में आएगा वो इनसोल्यूबल रहेगा बेस में। 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी 3 डिग्री अमीन? 3 डिग्री अमीन क्यों रिएक्शन नहीं करेगी, उसका कारण तुम्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसके पास HCl नहीं है तो वो सोल्ट बना के छोड़ देगी। तो अपन तो ये बोलेंगे नो रिएक्शन, यहां पे लिख देते हैं नो रिएक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा? कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो NaOH में सोल्यूबल सॉलिड है, कौन सा इनसोल्यूबल सॉलिड है? इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मैं अभी अभी आपके सामने कुछ बातें क्लियर कर देता हूं, वो ध्यान में रखना है आपको। ऐसे नहीं है कि आप सीरियसली ले नहीं, इस बात को सीरियसली लेना है बेटा, क्योंकि तभी इसका क्वेश्चन होएगा, नहीं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। स्टार्ट करें। देखो इधर, पहली चीज 3 डिग्री अमीन डू नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट।
पहली चीज तो दिमाग में ये फिट कर लेना कि हिंसबर्ग टेस्ट कौन नहीं देता है, 3 डिग्री एमीन नहीं देती। दूसरा, एमाइड आल्सो डू नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता। एमाइड का मतलब हो गया कि मान लो कि ये वाला दे दे, बच्चों के दिमाग में खुरापात तो रहता ही है कि यहाँ तो NH2 है और ये तो सोल्यूबल हो रहेगा। नहीं भैया, रेजोनेंस होता है। जहां पे रेजोनेंस होता है वहां पे रिएक्शन थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो ये नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। कौन सा? हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, बेंजीन लगा हुआ एमाइड भी नहीं देगा। पहले कह रहा हूं गड़बड़ मत कर देना, ये भी हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा। ठीक है कि नहीं है? दोनों साइड मतलब इस टाइप का है, मान लो इधर COO इधर NH, इधर COO इधर बेंजीन, ये भी नहीं देगा। एमाइड है, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। देखते जाना भाई, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। क्या यूरिया देगा? क्या नहीं देगा, क्योंकि यूरिया भी क्या है? एमाइड है। क्या है भाई? एमाइड। यूरिया भी एक एमाइड है, इसलिए नहीं देगा। लेकिन 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 सेमी कार्बेजाइड नाम सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है? सेमी कार्बेजाइड, ये रहा सेमी कार्बेजाइड, ये रहा। ये जो है, ये जो एमीन ग्रुप है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज 1 डिग्री एमीन। तो ये HT टेस्ट देगा और सोल्यूबल भी होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, टेस्ट भी देगा और NaOH में सोल्यूबल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ये जो ग्रुप है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? किसकी तरह बिहेव करता है? बताओ देखिए। 1 डिग्री एमीन की तरह बिहेव करता है। ठीक है कि नहीं है? फिर उसके बाद जो है आपको अच्छी तरह पता है कौन देता है कौन नहीं देता। जैसे एनिलीन जो है, आपको मॉलिक्यूल मिल जाए ना तो टेस्ट देगा और सोल्यूबल भी है। ठीक है कि नहीं है? 2 बेंजीन लगी हुई है, 2 डिग्री हो गया ना। टेस्ट तो दे देगा लेकिन इनसोल्यूबल है। ये समझ में आई कि नहीं आई? टेस्ट तो दे देगा लेकिन क्या है? इनसोल्यूबल है। क्लियर है? क्या ये जो है क्या होगा? टेस्ट देगा, सोल्यूबल है, नहीं इनसोल्यूबल, 2 डिग्री है ना। ऐसे ही ये है, ये वाला, इसको तो पायरोलिडीन बोलते हैं, इसको पिपरिडीन बोलते हैं अपन। ये क्या करेगा? हाँ बेटा, ये टेस्ट तो देगा लेकिन इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। 1 डिग्री एमीन दिख जाए ना, आंख बंद करके टेस्ट भी देगा, सोल्यूबल है। 3 डिग्री एमीन जैसे प्रिडीन है, प्रिडीन ये टेस्ट नहीं देगी। क्यों देगी भाई? ये 3 डिग्री एमीन होती है प्रिडीन, ये नहीं देगी, नहीं देती। ठीक है कि नहीं है? तो ये पता होना चाहिए कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री, कौन देगा कौन नहीं देगा। और भी है सबस्टेट, मैं एक बार देख लेता हूं इनको, है ना? तो मैं देख के बता देता हूं आपको कौन कौन से और भी हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप चेक करते हुए चलो। ठीक है? जैसे ये वाला आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, NHCH3। अब ये क्या होगा तुम खुद बताओगे, देगा नहीं देगा? देगा तो सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा, पता होना चाहिए। इसमें भी चेक कर लो, ये भी देगा नहीं देगा? देगा तो इनसोल्यूबल होगा या सोल्यूबल होगा, चेक कर लेना भाई। हाँ, है ना? इसको भी चेक कर लेना, देगा नहीं देगा। ये देगा इनसोल्यूबल होगा, ये देगा ये सोल्यूबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री दिख रहा होगा आपको, है ना?
और बताऊं, और देखो और क्या क्या आए हुए हैं। OCH3 इधर, NHCH3 इधर, कुछ भी दे सकता है वो रेंडमली। क्या होगा, बोले देगा इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फिर ये भी आया हुआ है, ये क्या होगा, आइडिया लगाना। एक ये भी आया हुआ है, ठीक है, एक ये भी आया हुआ है, एज इट इज बता रहा हूं जो आए हुए हैं जो। एक ये भी आया हुआ है। आइडिया लगाओ आप, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट। क्या ये देगा, BDS देगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट N2 प्लस Cl माइनस? नहीं देगा, टेस्ट ही नहीं देगा, है ना। और ये देगा कि नहीं देगा, चेक करना भाई। ये सारे के सारे पूछे हुए हैं, सारे के सारे, ये देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा। 3 डिग्री है ये भी, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं। कोई सा भी क्वेश्चन दोबारा टपक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चेक करो देगा कि नहीं देगा, देगा तो सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल होगा, ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो। वो करवाई दिया था, यूरिया आ गया। ये है सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल है। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हमने 4 रिएक्शन कवर करी है, वो चारों रिएक्शन आपकी तैयार होनी चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट परफेक्ट तैयार होना चाहिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।